नमस्कार दोस्तों। शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी एक बहुत अच्छी हेडलाइन चल रही है जिस पे मैं भी बात करना चाहता हूँ, वो है पराली। दोस्तों, पोल्यूशन के बहुत से घटक हैं जिसकी स्टडी हम नहीं कर रहे हैं, या तो हम एक टाइम पास करने के लिए इशू बनाना होता है, हेडलाइन बनाने के लिए वो कर रहे हैं। और ये पिछले 5-7 साल से रेगुलर एक अफेयर बन गया है कि इसकी वजह से ये, उसकी वजह से वो। दोस्तों, पराली की समस्या इन 5-7 सालों में ज़्यादा हो रही है और उसके पहले कम थी। यानी मुझे खुद को दिल्ली में रहते 25 साल हो गए। 25 साल पहले ये समस्या नहीं थी। इवन अब मैं बोलूँ तो 12-13 साल पहले भी समस्या नहीं थी। मोस्टली ये 8 साल का ही एक फिनोमिना है। इसके अगर आप छोटा सा रीज़न देखना चाहें या समझना चाहें तो आप इस चीज़ को देखिए कि वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब, ये जो किसान है यहाँ के, ये सघन है। ये मैकेनाइजेशन पे बढ़ते जा रहे हैं। यानी पहले जो ट्रेडिशनल खेती करने की पद्धति थी या फसल काटना है तो वो पहले बंदे जाते थे, हंसिया से काटते थे। अब हार्वेस्टर लेके जा रहे हैं, काट रहे हैं। कॉस्टिंग बच रही है नहीं बच रही है, इसका कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, नहीं मुझे इसकी नॉलेज है, तो मैं इसके बारे में मैं आपको बोल नहीं सकता। बट आप देखिए, वेस्टर्न यूपी हो, हरियाणा हो या इधर हो, हार्वेस्टर चलते हुए मिल जाएंगे आपको। जब भी फसल काटने की सीज़न आएगा, चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो, तो एक अगर आप देखते हैं तो पहले जब हम हंसिया से काटते थे, यानी हार्वेस्टर के काटने से कॉस्टिंग का मुझे नहीं पता, पर मैं टाइमिंग की बात करूं, अगर 5 एकड़ खेत किसी के पास है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में पूरा काट के आपकी फसल अलग, सॉरी गेहूँ या चावल अलग, और उसका चारा काट पीट कर एक अलग हो जाता है। यानी 2 in 1 काम एक साथ हो गया। पहले हम काटते थे, फिर उसको फसल काटो, सुखाओ, फिर उसके बाद फिर बाकी की हार्वेस्टिंग की प्रोसेस करो या पोस्ट हार्वेस्टिंग की प्रोसेस करो, वट एवर भी आप जो सब लोग आप देख लीजिएगा। अब डायरेक्ट हो रहा है मैकेनाइजेशन। पहले जब हम लोग हाथों से हंसिया के थ्रू काटते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 इंच का जो पराली बचती थी, जिसको आप जब खेत जोतो वो पराली निकालने की ज़रूरत नहीं, वो उसी में ऊपर नीचे हो जाती थी, जिससे कि वो खाद का काम करते थे। अब हो ये रहा है कि आप ऑलमोस्ट मोर देन 1 फुट के आसपास की जो पराली बच रही है आपकी। अगर आप देखो कॉस्टिंग वाइज देखते हो, आपने पहला काम किया फसल काटने का, आपने अपना भूसा बना लिया, आपने फसल अलग कर ली, सब कुछ हो गया। अब वो पराली कुछ काटना, उसकी कॉस्टिंग, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैकेनाइजेशन जो हो रहा है, हमने वेस्टर्न टेम्पलेट उठा के भारत में लगा रहे हैं, वो होगा नहीं। हमारे लिए समस्या ये है कि हमारी खेत छोटे हैं, 1 एकड़ 5 एकड़ यही मैक्सिमम खेत है, तो कॉस्ट वाइज हमारे लिए ये बहुत महंगा पड़ता है। तो 1 फुट अगर बच रहा है तो हमें हमें उसको जलाना ही पड़ेगा या फिर काटना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है, काटना ऑप्शन महंगा है, जलाना ऑप्शन सस्ता है। तो किसान जला के फारिग कर रहा है, उसको इथेनॉल में ब्लेंड करना या क्या करना, या बायोफ्यूल बनाना या बायो कंपोस्ट के लिए इसको इस्तेमाल करना, इसके लिए अगर काटने की व्यवस्था की जाए तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, जो किसान को अफोर्डेबल नहीं है। मे भी अफोर्डेबल होगा तो भी, पर किसान भी अपनी थोड़ी सी लागत और मेहनत बचाना चाहता है। दोनों में से कोई भी एक सच हो सकता है, जिस पे अगर रिसर्च की जाए या हल्के से भी इस पर सोचा जाए तो इसका जवाब मिल सकता है। पर वो 1 फुट की जो पराली है, उस 1 फुट की पराली का आप करेंगे क्या? कॉस्ट वाइज अगर मैं बोलूँ कि मैं बंदा लगाता हूँ, काटता हूँ, तो होगा नहीं। हमें जो मैकेनाइजेशन करना है
वो इंडियनाइज तरीके से, यानी भारतीय तरीके से उसको करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक उदाहरण के लिए दूँ, तो पहले हम लोग माइक्रोवेव ओवन कम इस्तेमाल करते थे, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन यूरोप, अमेरिका या कोरिया के लोगों के हिसाब से होता था कि वो सीधा सीधा रोस्ट करना है, सीधा सीधा उबाल उबाल के खाना है, वो वाले वो बंदे थे। हमें तो तल के भी चाहिए। हम अगर रोस्ट भी करेंगे तो उसमें घी और तेल लगा के रोस्ट करेंगे, तला हुआ चीज़ हम उसमें गर्म करेंगे, तो वो हमारे लिए माइक्रोवेव काम नहीं करता। जब उसको इंडियनाइज तरीके से किया गया कि उसमें फीचर्स दिए गए कि भैया आप इस तरह से रख के इसको रोस्ट करो, ये करो, तो माइक्रोवेव ओवन अब भारत में इस्तेमाल होने लग गए हैं, यानी घर में इस्तेमाल होने का उसका प्रचलन बढ़ गया। वैसे ही हमें जो ये हार्वेस्टर है, ये 1 फुट जो पराली छोड़ रहा है, ये ज़्यादा से 2 या 2.5 इंच तक छोड़ दे तो ही फ़ायदेमंद है, यानी किसान को कॉस्टिंग नहीं आएगी। तो इस हार्वेस्टर को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए अलग से फिर किसानों को हम बोलेंगे कि भैया ये पहले हार्वेस्टर मशीन से आप वो काट लो, फसल काट लो, अपना भूसा वूसा बना लो। जब वो 1 फुट के लिए बचा फिर आप नई मशीन बुलाओ, फिर से नया पैसा दो और कराओ। नहीं करेंगे। हर किसान के पास हर वक्त पैसा होगा ये गारंटी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम रेट का ही इस्तेमाल इसमें होना पड़ेगा कि हार्वेस्टर को आपको चेंज करना पड़ेगा, उसकी डिज़ाइन ऐसी चेंज करनी पड़ेगी जो वो जो भूस काट रहा है या भूस काट रहा है तो 1 फुट नहीं, सिर्फ 2 इंच या 2.5 इंच छोड़ दे सरफेस लेवल से, बाकी पूरा का पूरा ही काटना पड़ेगा। ये पराली की समस्या वन एंड ऑल खत्म हो जाएगी। एक तो ये है, या फिर दूसरा ये है कि जैसे अगर हम गन्ना किसान हैं, अगर हम बात करें तो गन्ना किसान फसल काटता नहीं है ना, ट्रांसपोर्ट करता है। काटने के लिए अलग बंदे आते हैं जो शुगर मिल्स बेचती हैं, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी शुगर मिल अपना ट्रांसपोर्टर भेज देती है, भैया जाओ लेके आओ गन्ना। सेम थिंग इधर कुछ करना पड़ेगा कि इथेनॉल या बायोफ्यूल बनाने वाले कंपनियों को ये पराली के लिए अपने बंदे भेजने पड़ेंगे, अपनी मशीनें भेजनी पड़ेंगी, कटवाओ और लेके आओ। किसानों को उनके ये जो प्रोडक्ट है उस या बाय प्रोडक्ट है उसका पैसा देना पड़ेगा। ये 2 या 3 छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि बाकी देश में कहीं पराली नहीं चलती है, सिर्फ यहीं चलती है। तो यहाँ मैकेनाइजेशन ज़्यादा है, बाकी देश में मैकेनाइजेशन कम है। तो इस बात पे अगर थोड़ा सा सोचा जाए, इसको कैलकुलेट करके फाइनेंस वाइज कुछ इसमें सॉल्यूशन निकाला जाए, तो ये पराली की समस्या खत्म हो सकती है। और ख़ासकर ये 15-20 दिन का ही टाइम होता है, जब मौसम ठंडा हो रहा होता है, बरसात खत्म, मौसम ठंडा हो रहा है, और उस वक्त ये आपकी ये पराली जलाने की समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो सॉल्यूशन हमारे हाथ में ही है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा स्टडी करने की ज़रूरत है। या तो हार्वेस्टर को चेंज करके उसको पूरा भूस बना दो, या इथेनॉल वाला के लिए कुछ करो। तो आपको सिर्फ इसी 2 इश्यूज़ पे अगर आपने काम किया और रिजॉल्व किया तो ही आप सक्सेस है। अदरवाइज तो फिर ये हर साल का कोडबाजी और हेडलाइन बनना, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, चलती रहेगी। ये हमारी ज़िंदगी में हम लोग इसके लिए यूज्ड हो चुके हैं कि हाँ, करना धरना कुछ नहीं है तो हेडलाइन बना दो और कोर्ट में चले जाओ। दोस्तों, आज हम यहीं रुकेंगे। अगले शनिवार टॉक में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।